मीना, अरे क्या बात है जी, इतनी जल्दी आपने दुकान क्यों बंद कर दी आज? क्या कहूँ मीना, आजकल दुकानदारी इतनी चलती नहीं है। हाँ जी, आजकल लोग घर बैठे शॉपिंग करके सारी चीज घर में बुलवा लेते हैं ना, इसलिए बाजार जाना आजकल के लोग पसंद नहीं करते। इसलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप दीदी से बात कीजिए ना। अरे उनके नाम पे जो बाबूजी ने प्रॉपर्टी की थी वो प्रॉपर्टी अब वापस ले लीजिए। अब दीदी की भी हालत पहले जैसे नहीं रही। जे जी भी अच्छे खासे रुपए कमाते हैं, उन्हें क्या जरूरत है अब अपने मायके की प्रॉपर्टी की। हाँ मीना, इस बार जब दीदी आएंगी तो मैं उनसे बात जरूर करूंगा। 3 सालों से आपके मुंह से यही सुन रही हूँ मैं। मुझे तो लगता है आप उनसे बात नहीं कर सकते, मुझे ही बात करनी होगी। नहीं मीना, तुम दीदी से कुछ मत कहना। अच्छा ठीक है, जाओ हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। इतना सब कुछ है ससुराल में, फिर भी दीदी को समझ में नहीं आता कि भाई भाभी की हालत खराब है, ऊपर से इनकी माँ को भी पाल रहे हैं। बहू, अब आपको क्या हो गया माँ जी? कौन सी फरमाइश लेकर आई हैं आप? मुझे भूख लगी है बहू, जरा खाना दे दे। बस आग लगे तुम्हारी पेट में, जब देखो तब भूख लगी भूख लगी भूख लगी का गाना गाते रहते हो। ये नहीं देखते कि बेटे बहू कितने परेशान हैं। लेकिन बहू, आज दिन में भी तो मैंने भरपेट खाना नहीं खाया है ना। तुमने एक ही रोटी तो दी थी मुझे अचार के साथ, क्योंकि आज तुमने मसाले वाली सब्जी बनाई थी। क्या करूं तो, हरी सब्जियां आपको पता है कितनी महंगी हो गई है, इसलिए घर में आलू प्याज टमाटर ये सब बनाते रहती हूँ। अब ये सब तो बिना मसाले के बनता नहीं ना, तो मैं आपके लिए कहाँ से हरी सब्जियां लेकर आ जाऊँ? और ऊपर से आपका परहेजी खाना। अब रोटी अचार ना दूं, दाल अचार ना दूं तो आपको क्या दे दूं मैं? रोटी अचार ही दे दो बहू, पेट में भूख के कारण दर्द होने लगा है। सब्र करो थोड़ी देर, जाकर अपनी चारपाई में बैठो। अभी आए हैं ये दुकान से, इन्हें तो मैं शांति से भरपेट खाना खिला दूं। तुम तो घर में बैठी आराम करते रहती हो, पर ये नहीं देखती कि बेटा कितनी मेहनत करता है बाहर जाकर। ठीक है बहू। मम्मी, दादी को खाना दे दो ना। तू चुप कर मिस्टी, तुझे कितने बार कहती हूँ बड़ों के बीच में मत बोला कर। तू जाके अपना होमवर्क कर। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली, दादी को खाना दे दो ना। अभी तेरे पापा ने खाना नहीं खाया है ना? ये है ममता जी की बहू मीना। ममता जी की एक बेटी और एक बेटा है। बेटी की भी शादी को 7 साल होने लगे। बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश है, लेकिन ममता जी की बेटी माधुरी को ये मालूम नहीं है कि यहाँ उसकी माँ के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। अब तो भूख के कारण मेरी अतड़ियाँ सूखने लगी हैं, लेकिन मीना को जरा भी रहम नहीं आता मुझ बुढ़िया पर। अब तो मुझसे भूख सहन नहीं हो रही है, और अब मेरा बेटा रमेश ने भी खाना खा लिया है। अब बहू को आवाज लगाती हूँ। बहू, ओ बहू, क्या हुआ? इस बुढ़िया ने तो मेरा जीना आराम करके रखा है। क्या हो गया? घर में इतना काम पड़ा है, यहाँ मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, और एक तुम हो जो बहू 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 जान खाते रहती हो मेरी। 2 रोटी दे दो मुझे, भूख सहन नहीं हो रही है। अब तो अतड़ियाँ भी मेरी सूखी जा रही है। नाटक करना तो कोई तुमसे सीखे माँ जी, कितना ड्रामा करती हो तुम। अरे ऐसा दिखा रही होगी जैसे 8-10 दिन से तुमने खाना नहीं खाया है। अभी रात के 8 ही बजे हैं, कोई 12 नहीं बज गए हैं, जो बस खाने के लिए आवाज लगाए जा रही हो। लेकिन बहू, अब तो रमेश ने भी खाना खा लिया है ना, दे दो मुझे खाना। हाँ तो बस आपका बेटा है ना खाने के लिए, मैं तो हूँ नहीं, मेरी बच्ची तो है नहीं। बस आप और आपका बेटा ही है जिन्हें समय पर पेट भर खाना चाहिए। हम तो जैसे इंसान है ही नहीं। मैं भी सुबह से उठी हूँ तब से काम ही कर रही हूँ, घड़ी भर की फुर्सत नहीं है मुझे। पहले जाकर रसोई में बर्तनों का टाल लगा हुआ है, उसे साफ कर दो, फिर बैठकर खा लेना। मैं भी चैन से बैठ जाऊँ। पहले खाना दे दो बहू, उसके बाद मैं तुम्हारे बर्तन भी साफ कर दूंगी, झाड़ू भी लगा दूंगी, क्योंकि इतने भूख के साथ तो मुझे खड़ा होते भी नहीं बनेगा। हमारे जीवन में तो दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ ये दोनों माँ बेटी हैं। खा गई हमको। दे देती हूँ खाना, खा लो। अच्छा, जब इंसान का पेट भरा हो तो वो खुशी खुशी सारे काम कर लेता है, और मैं तो कभी घर के कामकाज के लिए बहू को मना भी नहीं करती। बस उससे बदले में क्या चाहती हूँ कि 2 टाइम मुझे पेट भर खाना ही दे दे। लो, खा लो मन भर खाना। अरे 90 बरस की होने वाली हो, फिर भी ना जाने ऐसी कैसी भूख लगती है तुम्हें। अरे छोटे छोटे बच्चों को भी इतनी भूख नहीं लगती होगी जितनी भूख तुम्हें लगती है। बस 3 टाइम खाने के लिए परेशान करते रहती हो। खा लो अब, और जैसे खाते हो रसोई में आकर सारे बर्तन साफ कर देना। मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। बहू, थोड़ी सी सब्जी भी दे दो ना, इसमें तो तुमने बस प्याज और मिर्ची रख दिया है, और रोटी भी बासी ही दे रही हो। एक टाइम तो ताजी रोटी दिया करो। ओहो, बातें तो सुनो इनकी, इनको ताजा खाना दे दूं। अब तुम्हारी उम्र नहीं रह गई कि तुम ताजा खाना पचा पाओ, इसलिए शांति से यहाँ बैठो और जो दिया है चुपचाप खा लो, वरना ये भी वापस लेकर चली जाऊंगी। नहीं नहीं बहू, मैं यही खाना खा लूंगी, मत लेकर जाओ इसे। और एक बात और सुन लो, अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, ये 3 टाइम का खाना तुम पचा नहीं पाओगी, इसलिए एक ही टाइम खाना खाया करो। लेकिन बहू, मुझे तो भूख लगती है, कम से कम पानी तो लाकर दे दो। पानी बाहर घड़े में रखा है मैंने, खाकर हो तो जाकर ले लेना। इनको खाना भी परसो और पानी भी लाकर इनके हाथ में दो। अरे अभी इतने तो हाथ पैर चलते हैं कि पानी जाकर खुद ले ले। इस बुढ़िया ने तो हमारा जीना आराम करके रखा है। अरे अच्छे अच्छों को मौत आती है, इसे क्यों नहीं आती तो भगवान ही जाने। और कितना सेवा करवाएगी हम लोगों से। ये मीना बहू अभी क्या बोल कर गई कि मुझे मौत नहीं आती। मैं भी तो चाहती हूँ भगवान आ जाए मुझे मौत, नहीं जीना चाहती मैं। वैसे भी इतनी बेशर्मी भरी जीवन किसे जीना पसंद हो। अरे मीना बहू,
मेरी सेवा ही क्या करती है। अपने सारे कपड़े तो ये वॉशिंग मशीन में धोने को डाल देती है, मेरे कपड़े अलग कर देती है। मैं अपने कपड़े हाथ से धोती हूँ, बर्तन भी मैं ही साफ करती हूँ और कभी कभी झाड़ू पोछा भी मैं ही करती हूँ। उसके बाद भी कहती है कि कितना सेवा करवाएगी। मेरा तो कोई भी काम नहीं करती है सिवाय मुझे खाना देने के, वो भी खाना ऐसे जैसे जानवरों को दिया जाता है। पापी पेट है, खाना तो पड़ेगा। ऐसा लग रहा है ये रोटी कल रात की नहीं, जैसे परसों की होगी। इतना कड़ा हो गया है ये कि गले से नीचे नहीं उतर रहा है, गले में फंस रहा है, ये खा भी नहीं पा रही हूँ। बेचारी ममता जी, जिसे 2 वक्त का खाना भी ढंग से नसीब नहीं होता, आज उसकी बहू मीना ने उसे खाना दिया है, लेकिन रोटी 2 दिन पुरानी दी है, इसलिए वो रोटी इतनी कड़ी हो चुकी है कि उसे ममता जी खा ही नहीं पा रही है और बेचारी एक निवाला जैसे अंदर करती है, खास खास के उसे मुंह से बाहर कर देती है। माँ, ये कैसे खा रहे हो आप? अरे बच्चे भी ऐसे नहीं खाते और आपने खास खास के सारी रोटी पूरे कमरे में बिखरा दी है। अभी मीना देखेगी तो चिल्ला चिल्ला के सारा घर सिर पर उठा लेगी। क्यों घर में कलेश करवाती हो माँ? अरे शांति से जीने तो दो हमें, पहले ही कितना टेंशन हो रखा है मेरे सिर पर। बेटा, ये रोटी बहुत कड़ी हो चुकी है, जो मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही है, इसलिए खांसी से ये रोटी बाहर आ जाती है। बेटा, मुझे एक ताजी रोटी दे दो बेटा। वाह, अब इस उम्र में भी कलेश करवाने की आदत नहीं गई आपकी। अरे मेरे पीठ पीछे अपने बेटे से मेरी बुराई बता रही हो? मैं कुछ नहीं बता रही हूँ बहू, बस ये बोल रही हूँ एक ताजी रोटी दे दो। ये रोटी बहुत कड़ी हो गई है, गर्दन से नीचे नहीं जा रही है। एक रोटी दे दो ना मीना, जो मेरी थाली में छूटी है। अरे वो रोटी तो मैंने खुद खा ली, अब रोटी बची कहाँ है? गिनती की 10 ही रोटी बनाई थी मैंने। बहू, रोटी नहीं है तो थोड़ा सा चावल ही दे दो, चावल खाकर अपना पेट भर लूंगी। क्या माँ जी, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? आजकल मैं रात को चावल बनाना छोड़ दी हूँ, लेकिन मैं क्या खाऊं? मुझे बहुत भूख लगी है। पानी में डुबाकर खा लो, रोटियां नरम हो जाएगी। चलिए जी अंदर, मुझे थोड़ा हिसाब किताब करवाना है आपसे। पूरे टाइम ये बुढ़िया घर में कलेश ही करवाते रहती है। बेचारी ममता जी, बहू तो बहू, आज बेटे की भी ऐसे वचन सुनकर वो बेहद दुखी होती है, लेकिन क्या करो, पापी पेट का सवाल है, इसलिए बेचारी रोटियों को पानी में डुबाकर खा लेती है। अब भूखे पेट नींद कहाँ आती है, लेकिन जैसे तैसे रात कट जाती है और सुबह फिर ममता जी को एक उम्मीद जागती है कि शायद आज उसकी बहू उसे कुछ अच्छा खाने को दे दे। नाश्ते की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है कुछ अच्छा बना रही है आज मीना। रमेश, नाश्ते में मीना ने क्या बनाया है, मुझे भी दे दो। क्या माँ, बेशर्मी की भी हद होती है, तुम भी हद ही करती हो। अरे थोड़ी देर शांत क्यों नहीं बैठ सकती? जब बन जाएगा तो खुद ही तुम्हें ला कर दे देगी, और तुम ये नीचे क्यों बैठी हो आकर? हाँ, मैंने कहा है जी इन्हें नीचे बैठने। आपको तो पता है ना, ये कहीं कपड़े गीले कर लेती है, कहीं कपड़े गंदे कर लेती है, और फिर ये इतना महंगा सोफा है, ये सोफे में बैठेगी तो क्या सोफा गंदा नहीं होगा? हाँ, तुम्हारा भी कहना ठीक है। वैसे भी अभी कुछ महीने पहले ही तो हमने सोफा बदला है। और माँ जी, तुम्हें यहाँ आकर बैठने की क्या जरूरत है? तुम अपनी चारपाई में जाकर बैठो ना, बन जाएगा तो मैं खुद ही तुम्हें ला कर दे दूंगी। और वैसे भी तेल का ही बना रही हूँ मैं, मंगोड़े तल रही हूँ, तुम तो खा नहीं पाओगी, डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है। तो फिर मैं क्या खाऊंगी बहू? रात को भी मैंने अच्छे से नहीं खाया है, भूख लगने लगी है मुझे। मैंने तुम्हें चाय दिया ना, क्या चाय में नहीं रह सकती दोपहर तक? अरे तुम दोनों हटो, यदि मैं तुम दोनों की बातों में रहा तो सही समय पर दुकान भी नहीं खोल पाऊंगा। मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। अरे तुम तो चाहती हो कि तुम्हारे बेटे का दिमाग खराब रहे और उसका अच्छे से धंधा पानी ना हो। ये क्या बोल रही हो बहू? मैं अपने ही बेटे के लिए ऐसा क्यों सोचूंगी? अरे जानती हूँ अपने बेटे का कितना भला सोचती हो आप। अगर अपने बेटे का जरा भी भला सोचती ना तो अपनी बेटी से कहकर वो मार्केट वाली प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम करवा गई होती। तुम ये क्या बोल रही हो मीना बहू? भला मैं माधुरी से कैसे कह सकती हूँ कि वो अपनी प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम कर दे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो उसके बाबूजी ने उसके नाम की है। और ऐसा तो नहीं है कि रमेश के बाबूजी ने सिर्फ प्रॉपर्टी माधुरी के नाम की होगी। रमेश के नाम पर तो माधुरी से 4 गुना ज्यादा प्रॉपर्टी है ना। अरे बुढ़िया, तू अपने बेटे को बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं। मुझे अच्छे से मालूम है बाबूजी ने जो प्रॉपर्टी माधुरी दीदी के नाम पर की है ना, वो प्रॉपर्टी का रेट इनकी प्रॉपर्टी से 10 गुना ज्यादा है। इसलिए तो मेरा मन तुम माँ बेटी के लिए पिघलता नहीं है। अपने ही बेटे को अच्छा बेवकूफ बनाया है तुमने। लेकिन बहू, अभी तो मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। अपना मुंह बंद करो और जाके अपनी चारपाई में बैठो, जब खाने को कुछ बन जाएगा तो मैं तुम्हें दे जाऊंगी। लेकिन बहू, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अच्छा, भूख लगी है, रुको देती हूँ मैं तुम्हें खाना। ये क्या बहू, तुमने मुझे क्यों मारा? अरे बाप रे, कितना दर्द हो रहा है, देखो खून भी निकलने लगा। फिर भी तो तुम नहीं मरी, बहुत बेशर्म जान है तुम्हारी। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। इतना ही दर्द हो रहा है तो जाके अपनी चारपाई में मरो, यहाँ हमें अपना दर्द मत सुनाओ। बेचारी ममता जी अपनी बहू और बेटे से क्या चाहती थी? सिर्फ 2 वक्त का खाना। आज ममता जी की बहू ने तो हद ही कर दिया था। आज ममता जी को खाना तो नहीं दिया, लेकिन हाँ, उसके सर में अच्छी खासी चोट जरूर दे दी। ममता जी के सर से बहते खून को भी देखकर उनकी बहू मीना का दिल नहीं पिघलता, लेकिन मीना की बेटी मिस्टी आ जाती है और अपने दादी के सर से बहता हुआ खून देखकर वो घबरा जाती है। दादी, दादी, आपको क्या हो गया दादी? आपके सर से तो खून बह रहा है।
कुछ नहीं बेटा, बस गिर गई थी मैं। दादी, आप गिरे नहीं हो, जरूर आपको मम्मी ने मारा है। चलिए दादी, मैं आपका हाथ पकड़ के आपको आपकी चारपाई तक लेकर चलती हूँ। चल बेटा। ममता जी की बेटी मिस्टी अपनी दादी को लेकर उनकी चारपाई तक जाती है। उसके बाद मिस्टी भागकर अपने मम्मी पापा के रूम में जाती है और वहाँ पर उसे जो मलहम दिखता है उसे उठाकर लाती है और अपनी दादी के सर पर लगा देती है। ये सब देखकर बेचारी ममता जी और रोने लगती है कि उसके खुद के बेटे बहू तो उसका ध्यान नहीं रखते, लेकिन मिस्टी जो कि अभी इतनी छोटी है फिर भी वो उसका दुख दर्द समझ रही है। दादी, आप क्यों रोते हो? मैं हूं ना आपके साथ। मलहम लगाने के बाद ममता जी के सर से खून बहना बंद हो जाता है। मीना, अरे आप आ गए जी दुकान से? हाँ मीना, मिस्टी दिखाई नहीं दे रही है। अपनी मिस्टी की सहेली है ना चिंकी, तो चिंकी की आज बुआ आई हुई है तो वो मिस्टी को लेकर गई है कि चलो मैं तुम्हें अपनी बुआ से मिलाती हूँ करके। ओह, बुआ से याद आया, मैं तो भूल ही गया था। आज माधुरी दीदी का फोन आया था कि वो 7 दिनों बाद आ रही है। क्या? ये माधुरी दीदी अचानक कैसे आ रही है? ऐसा क्या सूझा उन्हें? वही तो मैं भी सोच रहा था। अभी तो दीदी के बच्चों की कक्षाएं भी शुरू हो गई है, फिर दीदी ऐसे अचानक क्यों आ रही है? हाँ ना जी, मुझे तो चिंता होने लगी, कहीं दीदी को कुछ उल्टा सीधा मालूम तो नहीं हो गया हमारे बारे में। अरे तुम पागल हो क्या मीना? इतनी दूर रहती है दीदी, उन्हें कौन क्या बताएगा? अरे ये सब जाने दो मीना, चाहे दीदी जो भी काम से आ रही हो, लेकिन हाँ, दीदी के सामने तुम माँ के साथ बुरा बर्ताव मत करना, क्योंकि दीदी माँ से बहुत प्यार करती है और दीदी ने माँ के साथ ऐसा कुछ व्यवहार देख लिया तो कहीं वो अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम करने से इनकार ना कर दे। हाँ जी, मुझे भी तो इसी बात की चिंता होने लगी। और दीदी आ रही है तो ना जाने कितने दिन रुक कर जाएगी, और मैं तो ज्यादा दिन तुम्हारी माँ के साथ अच्छे से नहीं रह सकती। मुझे उनको देखकर ही गुस्सा आती है, और आपको अच्छे से मालूम है कि मुझे आपकी माँ के ऊपर इतना गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि वो अपने बेटा और बेटी में भेदभाव करके अपनी बेटी को इतनी महंगी वाली प्रॉपर्टी दी है उन्होंने। हाँ मीना, मुझे भी तो इसी बात का गुस्सा है माँ के ऊपर, इसलिए तो उनके लिए मेरी आत्मा नहीं पिघलती। और आप अपनी माँ को भी जाकर बता दो कि वो दीदी के सामने अपना मुंह न खोले। अरे मुझे तो अभी कुछ हिसाब किताब करने जाना है, तुम ही जाकर माँ को समझा देना। और सुनो मीना, अपनी 1-2 साड़ी माँ को दे देना, उनके पास 2 ही साड़ियाँ हैं। पागल हो गए हो क्या तुम? मैं अपनी साड़ियाँ माँ को क्यों दूं? अरे तो मैं कौन सी नई साड़ियाँ देने कह रहा हूँ, वही पुरानी साड़ियाँ दे दो जिसे तुम नहीं पहनती होंगी। अच्छा ठीक है, मुझे हिसाब किताब करने जाना है, तुम संभाल लेना बाकी सब। मेरे बहू और बेटे मुझे एक रोटी के लिए तरसा रहे हैं, भूखा मार रहे हैं। अरे अपने ही घर में भिखारियों की तरह खाना मांगते रहती हूँ मैं। मुझे अपने बहू और बेटे के साथ ऐसी नरक की जिंदगी नहीं जीना है भगवान, इससे तो अच्छा ही है कि आप मुझे उठा लो। अरे कभी ये घर मेरा हुआ करता था, मेरी रसोई हुआ करती थी, मेरे मन में जो आता था मैं वो बनाकर खाती थी, और अकेली ही नहीं अपनी सास को भी खिलाती थी अच्छा खाना। मैंने तो अपनी सास के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखा, कभी उन्हें किसी चीज के लिए तरसाया नहीं भगवान। फिर ना जाने आप मुझे मेरे किस पाप की सजा दे रहे हो। अरे मेरा बेटा रमेश कभी मुझसे किसी खाने की फरमाइश करता तो मैं उसे कभी मना नहीं करती थी, हमेशा उसका मनचाहा पकवान बनाकर खिलाती थी। लेकिन आज मेरा बेटा रमेश वो कितना बदल गया है। सबसे ज्यादा तो दुख मुझे इस बात का लगता है कि मेरी बहू मीना मेरे बेटे रमेश के सामने ही मुझे बासी रोटी देती है, फिर भी रमेश कभी मना नहीं करता कि माँ को बासी रोटी मत दो। अरे मैं जिस बेटे को 3 टाइम गर्मा गर्म रोटियां खिलाया करती थी, वही बेटा आज मुझे 1 टाइम भी गर्म रोटी नहीं खिला सकता। काश आज मेरी माधुरी मेरे पास होती, जिससे मैं अपना दुखड़ा तो रो सकती थी। क्यों माँ जी, यहाँ क्या बड़बड़ा रही हो? लगता है अपने बहू और बेटे को बद्दुआ दे रही हो। अरे मैं क्या किसी को बद्दुआ दूंगी बहू, पुत्र को पुत्र हो सकता है किंतु माता को माता नहीं हो सकती। अपना मुंह बंद कर लो और ज्यादा शेरो शायरी मत सुनाओ मुझे। अगर इसी तरह बड़बड़ करती रही ना तो तुम्हारी खटिया बाहर आंगन में रखवा दूंगी। अरे रोने धोने वाला ड्रामा बंद करो, और जो तुम्हारे सिर से गंदा खून टपका है ना बाहर हॉल में, उसे जाकर साफ करो। जब देखो तब बस बड़बड़ाती रहती है, ना जाने कितना श्राप्ती कोसती है ये हमें। वाह मीना बहू, आज तूने मेरे खून को गंदा कह दिया, लेकिन ना जाने तू ये कैसे भूल जाती है कि आज मेरा बेटा रमेश इसी गंदे खून की बदौलत है। बेचारी ममता जी अपनी किस्मत को कोसते रहती है, तभी उसकी बहू फिर दंदना की रसोई से वापस ममता जी के पास आती है। सुन लीजिए माँ जी, 2 दिनों बाद आपकी बेटी आ रही है तो उनके सामने मुंह खोलने की जरूरत मत करना, क्योंकि आपकी बेटी तो 2-4-8 दिन रहकर चली जाएगी, लेकिन आपको रहना हमारे ही साथ है। सोच लीजिए, अगर तुमने उनके सामने मुंह खोला तो उनके जाने के बाद मैं तुम्हारा क्या करूंगी? ठीक है मीना, मैं कुछ नहीं कहूंगी माधुरी से। चलो अच्छा है, कम से कम मेरी माधुरी आ जाएगी तो कुछ घड़ी उसके साथ बैठकर अपना सुख दुख तो बांट लूंगी। ममता जी ये सुनकर बेहद खुश होती है कि पूरे 2 साल बाद उनकी बेटी माधुरी आ रही है, क्योंकि माधुरी के आने पर उनकी बहू मीना उनके साथ अच्छा व्यवहार करती है, और ममता जी को भी जब तक माधुरी रहती है तब तक अच्छा खाने को मिलता है। ना जाने ये माधुरी दीदी क्यों आ रही होगी, अब उनके रहते तक मुझे माँ जी के साथ अच्छा बर्ताव करना पड़ेगा, समय पर खाना देना पड़ेगा। मुझे तो सोच कर गुस्सा आ रहा है कि इस बुढ़िया को मैं माँ जी करके अच्छा खाना परसूंगी, ताजा खाना खिलाऊंगी इसे। बुआ जी, बहुत अच्छा किया बुआ जी जो आप आ गए, क्योंकि मेरी सहेली है ना, उसकी भी बुआ आई है। अब मैं भी उसे बताऊंगी कि मेरी बुआ भी आ गई है। चलिए ना बुआ,
मैं आपको दादी से मिलाती हूँ। दादी आपको बहुत याद करती है। हाँ बेटा, चलो मुझे भी तो माँ से मिलना है। माँ, दादी, देखिए ना बुआ जी आई है। माधुरी, आजा बेटा, एक बार गले से लग जा अपनी माँ के। कैसी है बेटा? तेरी बहुत याद आती थी मुझे। अरे तू इतने दिनों बाद आई है। और ये क्या माँ, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी माधुरी आई है, लेकिन आप रो रहे हो। रो नहीं रही हूँ बेटा, ये तो मेरी खुशी के आंसू है, इतने दिनों बाद जो तुझे देख रही हूँ। लेकिन माँ, आपने अपनी ये कैसी हालत बना ली है? क्या आप ढंग से खाते पीते नहीं हो? और माँ, अभी तो इतनी गर्मी हो रखी है और आप यहाँ चारपाई में बैठे हुए हो। आपको तो पंखे के नीचे अपने कमरे में होना चाहिए। अरे बाप रे, दीदी आ गई है। अगर इस बुढ़िया ने कुछ कह दिया तो हमारी तो सारी पोल पट्टी ही खुल जाएगी। हाँ अच्छा हुआ दीदी जो आप आ गए। अरे आप ही समझाइए माँ जी को, ये तो हमारी सुनती ही नहीं। मैं कितने बार कहती हूँ इन्हें कि माँ जी आप अपने कमरे में पंखे के सामने लेटा कीजिए, लेकिन नहीं, माँ जी तो कहती है कि नहीं मुझे बाहर चारपाई में लेटना है। और दीदी, माँ जी तो खाने पीने में भी बहुत नखरे करती है, मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना। अरे बड़ी मुश्किल से डांट डपट कर इन्हें दूध रोटी खिलाती हूँ मैं। हाँ माँ, आप क्यों इतना परेशान करते हो भाभी को? भाभी जो भी देती है आपको कुछ कुछ खा लेना चाहिए ना, वो तो आपकी सेहत के हिसाब से ही आपको खाना देगी ना। लेकिन ये क्या दीदी, आप तो 7 दिन बाद आने वाली थी ना, कम से कम एक फोन तो कर दिया होता ताकि मैं आपकी पसंद की पकवान बना कर रखती। अरे नहीं भाभी, मुझे भी कहाँ मालूम था कि आज मैं यहाँ आ सकती हूँ। मेरा रिजर्वेशन तो 7 दिन बाद का था, लेकिन वो हमारे किराएदार है ना, उनका जो गांव है वो ये इसी शहर के आसपास है, तो वो लोग आ रहे थे तो उन्होंने कहा मुझसे चलने, तो मैं उन्हीं लोगों के साथ आ गई। चलो अच्छा ही हुआ जो आप आ गए। चलिए ना दीदी, अंदर पंखे के सामने बैठिए। यहाँ इतनी गर्मी हो रखी है दीदी, और आप ही माँ जी को समझाइए और डांट कर उन्हें अंदर ले आइए ताकि माँ जी भी कूलर और पंखे के सामने बैठ सके। ये माँ जी ना दीदी बहुत ही जिद्दी हो गई है, हर बात में जिद करती है। इन्हें नहीं खाना है तो नहीं खाना है, नहीं चलना है तो नहीं चलना है, हमारी सुनती ही नहीं। चलिए माँ जी, आपका ये सब नाटक नहीं चलेगा। अगर यही गर्मी में बैठे रहे आप और तबीयत खराब हो गई आपकी तो चलिए चलिए अंदर चलिए। ठीक है भाभी, आप चलिए, मैं माँ को अंदर लेकर आती हूँ। माँ, आप क्यों जिद करते हो? अरे भाभी भैया कितने अच्छे हैं, और भाभी वो तो आपका कितना ख्याल रखती है, आपको उनके सामने जिद नहीं करना चाहिए। हाँ बेटा, तेरी भाभी की बात मानकर तो यहाँ लेटी हूँ मैं। माँ जी अंदर चलिए ना, मैं आपको कितने बार समझाती हूँ कि तबीयत खराब हो जाएगी तो बहू बेटे ही सेवा करेंगे, आप हमारी बात मानते क्यों नहीं? चलो बेटा। दीदी पहले जाकर आप फ्रेश हो जाइए, जब तक मैं माँ जी को कमरे में लेकर जाती हूँ। हाँ भाभी, मैं भी सफर में बहुत थक गई हूँ, अभी जाकर फ्रेश हो जाती हूँ। सुन लीजिए माँ जी, यदि आपने अपना मुंह खोला, अपनी बेटी से आपने कुछ कहा, तो याद रखना बाद में बेटी तो चली जाएगी, आपको बहू का ही सामना करना पड़ेगा। मेरी बात आई ना समझ में आपको? ठीक है बहू, मैं कुछ नहीं कहूँगी। माँ, कोई बात है क्या जिसे आप मुझसे छुपा रहे हो? मैं जब से आई हूँ तब से आपको देख रही हूँ माँ, आप अपने ही घर में इतनी डरी डरी सी क्यों हो? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन माँ आप खाना पीना अच्छे से खाइए ना, इतना मिनमेट क्यों करते हो? देखो ना माँ, आप कितनी सूख गई हो। दीदी आपको भूख लगी होगी ना, मैं आपकी और माँ जी की थाली यही लगा देती हूँ। अरे भाभी, भैया को आ जाने दीजिए ना, सब लोग साथ में खाना खा लेंगे। अरे नहीं दीदी, माँ जी की आदत जल्दी खाना खाने की है, इसलिए उनके साथ आप भी खा लीजिए। ठीक है भाभी। माँ, सच में भाभी कितनी अच्छी है, आपका कितना ख्याल रखती है। हाँ बेटा, ख्याल तो बहुत रखती है वो मेरा, मैं क्या खा रही हूँ और क्या नहीं। लीजिए दीदी, माँ जी के साथ खाना खा लीजिए। लेकिन भाभी, माँ की थाली अलग और मेरी क्यों अलग? वो क्या है ना दीदी, माँ जी ना चावल नहीं खा पाती, चावल उनको पसंद नहीं ना, इसलिए मैं थोड़ी ज्यादा घी लगाकर उनकी रोटी अलग सेक देती हूँ। सच में भाभी, मेरी माँ बहुत भाग्यशाली है जो तुम्हारी जैसी बहू मिली है उन्हें। अरे क्या दीदी, ये तो हमारा फर्ज है, खाइए ना आप लोग खाना। ठीक है भाभी, खाओ ना माँ। इतने दिनों बाद भरी सजी थाली देखकर ममता जी की तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, वो एक पल में अपने सारे दुख दर्द भूल जाती है जब उसे इस तरह पूरी भरी सजी थाली मिलती है खाने की, और जल्दी जल्दी बच्चों की तरह खाने लगती है। ये सब देखकर माधुरी थोड़ी आश्चर्यचकित होती है कि माँ इस तरीके से खाना क्यों खा रही है। अरे माँ, आराम से खाना खाइए ना, इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हो? खाना बहुत स्वादिष्ट बना है बेटा, इसलिए जल्दी जल्दी खा रही हूँ। सुन रहे हो जी, बिना वक्त गवाए आप दीदी से इस बार प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ही लीजिए, क्योंकि मैंने दीदी का दिल तो जीत ही लिया है, मुझे नहीं लगता कि दीदी अब मना कर सके। अच्छा ठीक है, खाना खा लिया दीदी और माँ ने? हाँ जी। तो चलो फिर माँ के कमरे में। सच बताओ ना माँ, कुछ छुपा तो नहीं रहे हो आप मुझसे? पता नहीं क्यों इस बार मायके में मुझे बड़ा अटपटा सा लग रहा है। दीदी, आपके भैया आए हैं आपसे मिलने। अच्छा, भैया आ गए दुकान से? हाँ दीदी, आप कैसी हैं? मैं तो अच्छी हूँ भैया। भैया, आप लोग माँ का कितना ख्याल रखते हो, ये सब देखकर तो मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। हाँ दीदी, ये तो हमारा फर्ज है। दीदी मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। हाँ बोलिए ना भैया। दीदी आपके ससुराल वाले तो काफी संपन्न लोग हैं, और जिया जी की भी अच्छी खासी कमाई होती है। हाँ भैया, भगवान की दया से सब कुछ है मेरे ससुराल में।
इसलिए दीदी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, पिताजी ने जो मार्केट वाली प्रॉपर्टी आपके नाम की है वो प्रॉपर्टी आप हमें वापस दे दीजिए दीदी, क्योंकि हमारी हालत कुछ ठीक नहीं है, दुकानदारी में भी अब वो रंग नहीं रह गया। और अलग से दीदी माँ जी का खर्चा, इन्हें हफ्ते 2 हफ्ते में बस डॉक्टर को ही दिखाना पड़ता है। हाँ भाई, मैं यही देखने तो आई थी कि मेरी माँ कैसी है, और मैं आज यहाँ माँ की हालत देखकर बेहद खुश हो रही हूँ, इसलिए मैं खुशी खुशी वो प्रॉपर्टी आप लोगों के नाम करना चाहती हूँ। सच में दीदी? हाँ भाभी, मैं यहाँ 6-7 दिनों के लिए आई हूँ, जब तक आप सारे कागजात बनवा लीजिए, ताकि मैं जो भी कागजी कार्रवाई है वो सब करके अपने ससुराल लौट सकूं। माधुरी की बातें सुनकर रमेश और मीना की तो खुशियों का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहता। खुशी खुशी रात बीत जाती है और सुबह होते ही रमेश और मीना कोर्ट चले जाते हैं जमीन के कागजात बनवाने। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है माँ कि भैया भाभी आपको इतना सुख दे रहे हैं। काश माधुरी मैं तुझे बता पाती कि तेरे भैया भाभी मुझ पर कितना अत्याचार कर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं बता सकती बेटा, क्योंकि तू तो आज नहीं कल चली जाएगी, मुझे इन्हीं दुष्टों के साथ रहना है। बुआ मुझे भूख लगी है, खाना दे दीजिए ना, मम्मी पापा तो कहीं बाहर गए हैं। तुम यहीं बैठो बेटा, मैं भी तुम्हारे लिए रोटी सब्जी लेकर आती हूँ। दादी आपको भूख लगी है क्या? लो बेटा खाना खा लो। माँ हमारे लिए जो रोटियाँ बनी थी वो तो खत्म हो गई है, भाभी ने जो आपके लिए रोटियाँ बनाई थी वही रोटी दे दी है मैंने मिष्टी को। बुआ ये दादी की रोटी नहीं है, ये तो हम सबके लिए जो रोटी बनती है वो रोटी है। ये क्या बोल रही हो मिष्टी तुम? हाँ बुआ, दादी को तो हमेशा मम्मी बासी रोटी और अचार देती है। माँ ये मिष्टी क्या बोल रही है? बता दीजिए ना दादी बुआ को, आप सच सच झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ बेटा मिष्टी बिल्कुल सच कह रही है। हाँ बेटा तेरी भाभी तो बस जब से तू आई है अच्छा होने का दिखावा कर रही है, वो तो कभी मुझे ताजा खाना नहीं देती और ना ही पेट भर देती है, जो 1-2 टाइम की बची कुची बासी रोटी है उसी को अचार लगा कर दे देती है बेटा। लेकिन जब मैं आपसे पूछ रही थी तब आपने मुझे क्यों नहीं बताया माँ? बुआ मम्मी ने कहा था अगर दादी ने मुंह खोला तो उन्हें हम खाना पीना नहीं देंगे। इस तरह बेचारी ममता जी आज पहली बार अपनी बेटी को अपने साथ हुए एक अत्याचार को बता देती है, और मिष्टी भी सारी बात बताती है अपनी बुआ को। अच्छा तो ये सब भाभी और भैया का दिखावा था, आ जाने दीजिए उन्हें। दीदी हमने सारे पेपर तैयार करवा लिए हैं, अब आप इनमें साइन कर दीजिए। हाँ भाभी क्यों नहीं, जरूर। अरे प्रॉपर्टी ही नहीं एक और उपहार देना चाहती हूँ मैं आपको। अच्छा बताइए ना दीदी क्या दे रहे हो आप? ये क्या दीदी आपने मुझे चाटा क्यों मारा? शर्म नहीं आती आपको? अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठा रहे हो। वाह भैया, जब आपको शर्म नहीं आती अपनी बूढ़ी माँ के ऊपर अत्याचार करने में, उन्हें रोटी रोटी को तरसाने में, तो फिर इस निर्दयी और झूठी भाभी के ऊपर हाथ उठाने में मुझे शर्म क्यों आएगी? मैं कितनी बेवकूफ थी जो अपनी प्रॉपर्टी खुशी के कारण आप लोगों के नाम करने जा रही थी। अब तो मैं अपनी माँ को अपने साथ लेकर जा रही हूँ, और आप लोगों के पास जो प्रॉपर्टी है उसे भी वापस लूंगी मैं कानूनी कार्रवाई के तहत। लेकिन क्या आपकी माँ आपके साथ जाना चाहेगी? हाँ बेटा मैं तेरे साथ जाना चाहूंगी माधुरी, ऐसे नालायक औलादों के साथ तो मैं एक पल भी नहीं रहना चाहती, इन लोगों के साथ तो मैंने सिर्फ नर्क भोगा है। इस तरह से माधुरी अपने भैया भाभी को धमकी देते हुए अपनी माँ को लेकर अपने ससुराल चली जाती है। माँ हमें छोड़कर मत जाइए माँ, माफ कर दीजिए हमें। तुम्हें माँ कभी माफ नहीं करेगी और जल्दी ये घर भी तुमसे खाली करवा लेगी। सब मेरी गलती है जी, मैंने ही आपकी माँ पर बहुत अत्याचार किए। इसमें मेरी भी उतनी ही गलती है मीना, वो तो मेरी सगी माँ है, लेकिन कभी भी मैंने अपनी माँ का ख्याल नहीं रखा। मुझे नहीं लगता जी कि माँ जी अब वापस आएंगी। हाँ मीना मुझे अपनी गलती का बेहद अफसोस है, और अफसोस शायद इस बात का भी है कि भगवान ने मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं दिया। हाँ मीना ये हमारे कर्मों का ही फल है। तो देख लिया ना दर्शकों, आज आपने अपने माता पिता पर कभी इतना अत्याचार मत करो, क्योंकि हर किसी को गलती सुधारने का मौका नहीं मिलता, जैसे आज हमें नहीं मिला। यदि आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई हो और हमारी कहानी से आपको कोई सीख मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।